हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग को पढ़ना क्या है इसके बारे में देखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अशुद्ध जल से होने वाले रोग। और यहाँ से क्वेश्चन उस बार आया हुआ था टीजीटी 2021 में, तो इसके बारे में हम लोग यानी हम लोगों को रोग से मतलब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे रोग को, यानी कौन कौन से रोग होते हैं अगर हम अशुद्ध जल के मतलब सेवन करते हैं, या अशुद्ध जल से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, जैसा कि हम लोग को क्या पढ़ना है, रोग के बारे में। रोग कौन से किससे? तो अशुद्ध जल, अशुद्ध अशुद्ध जल से होने वाले रोग। हम लोग को क्या देखना है? अशुद्ध जल से होने वाले रोग। अब इसमें देखते हैं, चलिए पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक के अनुसार इसको देखेंगे। क्या वो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है उसको देखते हैं। क्या हैप्पी पेड़ा फूटा है? क्या है? हैप्पी पेड़ा फूटा है। क्या है? हैप्पी पेड़ा फूटा है। ये आप याद कर लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं कि ये अशुद्ध जल से होने वाले रोग हैं। हैप्पी पेड़ा फूटा है। ये ह से क्या हो गया? हैजा। ठीक, ह से हैजा हो गया। फिर पी से क्या हो गया? पी से पीलिया। पी से पीलिया, पीलिया ना। और क्या है? प से पेचिस, पेचिस। ड़ से क्या हो गया कि ड़ से डायरिया, डायरिया। और फ से फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस। फिर अगर बात करेंगे ट से क्या है? अगर ट की बात करी जाए तो ट से टाइफाइड, टाइफाइड। और ह की बात की जाए तो यहाँ पर ह से हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई। ह से हेपेटाइटिस ई। और टाइफाइड को किस नाम से जानते हैं? आंत ज्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत ज्वर कहते हैं टाइफाइड को। ठीक है। और ये हम लोगों ने क्या देखा? अगर बात करेंगे हैजा, तो हैजा जो है ये कौन से कह सकते हैं, कौन से जीवाणु से? तो विब्रियो कॉलेरा। कौन से? विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु, जीवाणु से क्या होता है? क्योंकि है जीवाणु का नाम भी, ये भी पूछ लेगा कौन से जीवाणु से होने वाले रोग हैं, कौन से विषाणु से हैं, कौन से, सब कुछ क्या है हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने क्या समझा? अशुद्ध जल से होने वाले रोग, हैप्पी पेड़ा फूटा है, हैप्पी पेड़ा फूटा है। ह से हैजा, विब्रियो कॉलेरा। और क्या है? ये किससे होता है? विब्रियो कॉलेरा जीवाणु से होता है। हैजा रोग होता है अशुद्ध जल से। प की बात आएगी, पी से पीलिया, पे से पेचिस, प से क्या है? फ्लोरोसिस, ट से टाइफाइड और ह से हेपेटाइटिस ई। और टाइफाइड को आंत ज्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया जो है ये किससे फैलता है? तो विषाणु से। किससे? विषाणु से होता है ना। तो हमने देखा पीलिया विषाणु होता है। डायरिया को क्या बोलते हैं? तो इसी को अतिसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिसार बोलते हैं। ठीक। और हमने क्या इतनी सारी चीजें देखी। ठीक, अशुद्ध जल से होने वाले रोग, इसका ट्रिक क्या है? हैप्पी पेड़ा फूटा है। ह से हैजा ना, पी से पीलिया, पेड़ा, पे से क्या हो गया? पेचिस। ड़ से आप ड़ को हटा दीजिए, अब ड बोल दीजिए, डायरिया। फ से फ्लोरोसिस और ट से टाइफाइड और ह से हेपेटाइटिस ई। ठीक, ये चीजें हो गई। अब चलिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि हैजा के बारे में क्या देखेंगे। हैजा के बारे में हैजा, ये क्या है? ये विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है। किससे? तो हैजा जो है ये विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है। किससे? तो विब्रियो कॉलेरा जीवाणु से होता है। विब्रियो कॉलेरा जीवाणु से होता है। हैजा एक कुंडलाकार
कुंडलाकार लहराने वाले जीवाणु क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरा ना, विब्रियो कॉलेरा से फैलता है, या विब्रियो कॉलेरा के संक्रमण से फैलता है कुछ भी। और क्या देखेंगे कि यह जीवाणु मनुष्य के शरीर में पहुंचती है, इसका माध्यम, इसका वाहक क्या है? तो वाहक जो है वो मक्खी के द्वारा क्या होते हैं कि ये शरीर में पहुंचते हैं। ठीक, तो ये हमने मक्खी देखी। और यह कहाँ पर पाया जाता है? तो भीड़ वाले स्थान पर। कहाँ पर? तो भीड़ वाले स्थान पर तीर्थ स्थल और कहाँ? तो युद्ध क्षेत्र से ये ज्यादा वहां पर पनपते हैं, वहां से ज्यादा फैलते हैं। ठीक, तो ये हैजा के बारे में हो गया। हमने क्या देखा था? हैजा पेड़ा क्या है कि हमने क्या देखा था? इसका क्या नाम था? हैप्पी पेड़ा फूटा है ना, हैप्पी। तो उसके बाद क्या था? पी से पी लिया था। थर्ड नंबर पे क्या था? पेचिस। चलिए पेचिस को देखते हैं। पेचिस के बारे में देखेंगे। यह रोग कैसा है? प्रायः यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का होता है। यह रोग प्रायः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और किसके द्वारा फैलता है? तो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। एक जीवाणु क्या होती है? एक जीवाणु वैश्लरी तथा क्या है? दूसरा एमीबाइड कहलाता है। ये क्या होते हैं? ये जीवाणु जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और आंतों में क्या करते हैं? आंतों में घाव कर देते हैं, जिससे रोगी को कुछ भी हजम नहीं होता, कुछ भी हजम नहीं होता। उद्भव काल देखेंगे। उद्भव काल क्या है? तो उद्भव काल जो है वो 1 से 2 दिन ना। वाहक इसकी क्या है? वाहक मक्खी है। पेट में ऐंठन बार बार होगा ना, इसमें क्या होगा? पेट में ऐंठन बार बार, और क्या होगा कि दस्त होगा। मल के साथ साथ क्या रहेगा? श्लेष्मा ना। रक्त व आव ना। तो ये क्या है कि रक्त व आव कभी कभी क्या होगा? कभी कभी कितना 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार। और इसमें आहार में फटे दूध का पानी, यानी जिसको वे वाटर बोलते हैं ना, तो इसको कह सकते छेने का पानी, मट्ठा, जौ का पानी, यही दिया जाता है। ये हमने क्या देखा? पेचिस। यह 2 प्रकार का होता है, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। एक जीवाणु वैश्लरी, दूसरा एमीबाइड कहलाता है। इसमें क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये आंतों में जाकर घाव कर देते हैं और जिससे रोगियों को कुछ भी हजम नहीं होता, क्योंकि आंतों में घाव है तो रोगी कुछ खाते हैं तो उनको वो हजम नहीं होता है। और क्या होता है कि जब हजम नहीं होता है पेट में, इसमें अगर ये दिक्कत हो गई, उद्भव काल की बात करेंगे तो 1 से 2 दिन। उद्भव काल क्या है? 1 से 2 दिन। और इसका वाहक कौन है? मक्खी। पेट में ऐंठन बार बार होगी, क्या होगा? दस्त होगा, मल के साथ श्लेष्मा का आना, रक्त व आव, ये सब दिक्कतें दिखेंगी ना। 103 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होगा? बुखार रहेगा। ठीक है। और आहार में क्या देना चाहिए? फटे दूध का पानी, मट्ठा, यही सब
क्या है, जौ का पानी, यही सब देना चाहिए। ये कौन सा हो गया, हमने दो रोग देखे, एक हैजा, दूसरा क्या है, हमने पेचिस देखा। दोनों अशुद्ध जल से फैल रहे थे ना। अब तीसरे नंबर पर आएंगे, उसको देखेंगे अतिसार। अतिसार, अतिसार को क्या बोलते हैं, इसमें अधिकांशतः क्या होगा, छोटे बच्चों में होता है। ये क्या होता है, किसमें होता है, तो छोटे बच्चों में होता है। अधिकांशतः किसमें देखा जाता है, तो छोटे बच्चों में ये अतिसार जो है वो ज्यादा देखा जाता है। किसमें, तो वर्षा ऋतु में ज्यादा देखा जाता है। कब, वर्षा ऋतु में ज्यादा, वर्षा ऋतु में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तथा भोजन के न पचने पर भी हो जाता है। कैसे, जब भोजन नहीं पचता, भोजन के न पचने पर, भोजन के न पचने पर भी क्या हो जाता है, अतिसार होने की मतलब हो जाता है। आगे देखते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे लू लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, लू लगना। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहते हैं, कि इसको क्या बोलते हैं, कि दस्त लगना। क्या बोलते हैं, दस्त लगना। लू तो ऐसे नहीं लगता, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में दस्त लगना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दस्त लगना। एक बार फिर से देखते हैं, अतिसार जो है इसको दस्त लगना भी बोलते हैं। अधिकांशतः छोटे बच्चों में होता है, वर्षा ऋतु में ये ज्यादा होता है, भोजन के न पचने पर भी ये दिक्कतें देखी जाती हैं। और बात करेंगे यहीं पर, तो उद्भव काल इसका कितना है, उद्भव काल कितना, 1 से 2 दिन। अभी 1 से 2 दिन हम लोगों ने पेचिस का देखा था, उसमें भी यही था। अतिसार में भी वही है, 1 से 2 दिन ना। इसमें भी दस्त होगा, पेचिस में दस्त हो रहा था, तो इसमें भी क्या होगा, पतले दस्त। क्या होगा, पतले दस्त होंगे। और दस्त का रंग कैसा होगा, हल्का हरा, हल्का हरा दस्त का रंग होगा। कभी कभी मल में झाग देखने को मिलेगा, झाग देखने को मिलता है, ये दस्त लगना हमने देखा। अतिसार अधिकांशतः छोटे बच्चों में होता है, वर्षा ऋतु में ज्यादा होता है, भोजन के न पचने पर क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है। उद्भव काल 1 से 2 दिन का होता है। पतले दस्त का रंग कैसा रहेगा, हल्का हरा रहेगा। कभी कभी मल के साथ क्या है, झाग देखने को मिलेगा। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, कि दस्त हो रहे थे, उसमें क्या है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो रहा था। क्या कहते कि टेम्परेचर 103, कितने, 103 से कितना, 104 ना। तो कभी कभी ये देखने को मिल रहा था। उसके बाद और हम लोगों ने क्या देखा था, कि इतना हम लोगों ने देखा। और हम लोगों ने उसमें क्या देखा था, कि दस्त में श्लेष्मा, किसमें, पेचिस की बात हो रही है, ये पेचिस में था। तो थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, इसमें हल्का हरा दस्त देखने को मिलेगा, किसमें, अतिसार में। तीसरे नंबर पर आते हैं टाइफाइड। टाइफाइड को मोतीझरा बोलते हैं। टाइफाइड को क्या बोलते हैं, मोतीझरा बोलते हैं। और भी एक नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं मियादी बुखार। टाइफाइड को मोतीझरा, मियादी बुखार कहते हैं। टाइफाइड को मोतीझरा, मियादी बुखार। चलिए, टाइफाइड को मोतीझरा, मियादी बुखार इस नाम से जाना जाता है। तीनों के क्या है, एक ही, मान लीजिए एक ही है। यह जल तथा किससे फैलता है, बात करेंगे फैलना, तो जल और भोजन से फैलता है, जल और भोजन से फैलता है ना। और फैलने वाला रोग है, ये भी कह सकते हैं। ये क्या है, यह बुखार, इसमें क्या होता है, बुखार एक निश्चित अवधि तक, इसमें बुखार क्या रहेगा, कि एक जो है निश्चित अवधि तक बना रहता है, इसलिए इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बुखार जो है एक निश्चित अवधि तक बना रहेगा, मियादी बुखार भी कहते हैं। किसे कहते हैं, टाइफाइड, मोतीझरा, मियादी बुखार,
तीनों एक ही के नाम है और निश्चित अवधि तक बुखार रहता है, इसीलिए इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। आगे देखेंगे इसके जीव को कौन से रोगाणु से होते हैं, तो साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी क्या है, साल्मोनेला टाइफी रोगाणु के द्वारा होता है। यह रोगाणु क्या होता है, यह रोगाणु कैसे होते हैं, रेंगने वाला होता है, रेंगने वाला होता है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने टाइफाइड को देखा, मोतीझरा, मियादी बुखार, ये सब एक ही के नाम है और जल तथा भोजन द्वारा से फैलता है। यह भोजन एक निश्चित अवधि तक मियादी बुखार भी कहते हैं और ये कहते हैं बुखार जो है ये इसमें एक निश्चित अवधि तक रहता है, इसी वजह से क्या कहा जाता है, मियादी बुखार कहते हैं। इस रोगाणु से साल्मोनेला टाइफी ना, टाइफी, टाइफाइड, अगर इससे आप क्या है कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यह रोगाणु रेंगने वाला होता है। चलिए और कुछ देखते हैं। उद्भव, इसमें क्या है, रोगाणु रेंगने वाला होता है, इसकी उद्भव अवधि कितनी, 4 से 10 दिन, 4 से 10 दिन की होती है। उद्भव काल जो होता है शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने तथा रोग लक्षण प्रकट होने की स्थिति क्या होती है, शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने एवं शरीर में लक्षण प्रकट होने के मतलब के बीच का काल, प्रकट होने के बीच का काल है। तो ये हम लोगों ने इसको देखा, शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने, कब रोगाणु प्रवेश हो रहा है, जब लक्षण उत्पन्न होगा, उसके बीच का काल क्या कहलाता है, उद्भव काल। उद्भव अवधि कितनी है, 4 से 10 दिन, ठीक है। सिर में क्या होता है, इसमें क्या होगा, सिर में दर्द होगी, सिर में दर्द, बेचैनी रहेगी, बेचैनी, ज्वर रहेगा और कभी कभी ज्वर के साथ क्या होते हैं कि सफेद रंग के दाने, शरीर पर सफेद रंग के दाने शरीर पर भी देखने को मिलते हैं। इस लक्षण के कारण, यही जो सफेद रंग के दाने हैं, इसी के कारण इसे मोतीझरा कहते हैं। जो शरीर पर सफेद रंग के क्या होते हैं कि दाने निकल जाते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं कि इसे मोतीझरा कहते हैं। किसको मोतीझरा कहते हैं, तो टाइफाइड को मोतीझरा कहते हैं, मियादी बुखार बोलते हैं ना। जल और भोजन से ये फैलता है। यह बुखार एक निश्चित अवधि तक क्या होता है कि एक निश्चित अवधि तक होता है, मियादी बुखार इसे कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने इतनी चीजें समझी, ठीक है। अगर इसके परीक्षण के लिए कौन से आप कह सकते हैं कौन सा टेस्ट होता है, तो विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। किसके लिए, तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, ये टाइफाइड मोतीझरा के टेस्ट मतलब के परीक्षण के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको देखा। हमने क्या देखा, अब हम लोग और देखेंगे कि टाइफाइड देखा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या देखेंगे कि चेचक। ये भी क्या है, अशुद्ध जल से क्या है फैलने वाले रोग। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग भी क्या है, चेचक है। क्या है ये, किसकी वजह से फैलते हैं, अशुद्ध, अब क्या पढ़ रहे हैं, अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अशुद्ध वायु से। अभी हम लोग जल पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग। और ये कैसे होते हैं, इसको देखते हैं। क्या है इसमें, चेचक है। इसे किस नाम से जानते हैं, शीतला रोग। क्या कहते हैं, शीतला रोग इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीतला रोग बोलते हैं। या चेचक को क्या बोलते हैं, बड़ी माता, इसको बड़ी माता बोलते हैं। या स्मॉल पॉक्स, क्या है, स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये कैसा रोग है, तो ये संक्रामक रोग है। कैसा रोग है, संक्रामक रोग है। ये वायरस से होने वाला रोग है।
किससे? वायरस से होने वाला रोग है। ये वायरस से होने वाला रोग है वेरियोला वायरस। कौन सा वायरस? तो वेरियोला वायरस। कौन सा? वेरियोला वायरस। ठीक है, इसके टीके की किसने आविष्कार किया था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इस टीके को खोजा। चलिए, चेचक क्या है? शीतला रोग जानते हैं नाम से, बड़ी माता बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, संक्रामक रोग है, ये वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस? वेरियोला वायरस ना। और एडवर्ड जेनर ने इस टीके को खोजा था। ठीक है, अब ये आगे देखते हैं छोटी माता, जिसे क्या बोलते हैं? ये तो स्मॉल पॉक्स था, इसको याद रखिएगा। स्मॉल पॉक्स को क्या किसको बोलते हैं? तो बड़ी माता को। लेकिन जो छोटी माता को क्या बोला जाता है? चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं। छोटी माता, छोटी माता को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स बोलते हैं। ये बड़ी माता से कम गंभीर होती है। ये किससे? तो बड़ी माता से कम गंभीर होती है। ये बड़ी माता से कम गंभीर होती हैं। इसके वायरस का नाम क्या है? वेरियोला जोस्टर। वेरियोला जोस्टर के नाम से जाना जाता है। उद्भव काल कितना है? उद्भव काल कितना? 12 से 18 दिन। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़िए, एग्जाम पास में है। जो छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं, बड़ी माता से कम गंभीर, वेरियोला जोस्टर के नाम से जाना जाता है, उद्भव काल 12 से 18 दिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खसरा। क्या? खसरा। खसरा देखते हैं, यह भी बच्चों में होने वाला रोग है। किसमें? बच्चों में। किससे हो रहा है? अशुद्ध वायु से। बच्चों में होने वाला संक्रामक रोग होने का बच्चों में आप कह सकते हैं कैसा रोग है? तो संक्रामक रोग है। खसरा की बात करेंगे तो विषाणु से होता है। क्या नाम है? तो डर्मोटॉपिक वायरस है। डर्मोटॉपिक वायरस इसका नाम है। आगे देखते हैं, ये विषाणु डर्मोटॉपिक वायरस है। आगे देखेंगे इसमें क्या होता है कि बच्चों के गले में श्लेष्मा, बच्चों के गले में श्लेष्मा, नाक क्या होता है? नाक के स्राव तथा थूक में पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या है, छोटी माता को देखा हमने, खसरा। ये खसरा में बच्चों में संक्रामक रोग विषाणु डर्मोटॉपिक वायरस है। ये क्या है? डर्मोटॉपिक ना। बच्चों के गले में श्लेष्मा, नाक से के स्राव तथा थूक में पाए जाते हैं। ये तो खसरा की बात हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्या देखेंगे? डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। फिर हम लोग क्या देखेंगे? डिप्थीरिया के बाद तपेदिक। डिप्थीरिया। चलिए डिप्थीरिया को देखते हैं। तो डिप्थीरिया जो है यह रोग छोटे बच्चों में होता है। किसमें? तो छोटे बच्चों में। किसमें होता है? तो छोटे बच्चों में होता है। कितने? तो 2 से 5 वर्ष के। किसमें? 2 से 5 वर्ष के बच्चों में ये डिप्थीरिया रोग जो है ये होता है। इसके आगे देखेंगे, यह बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। किसको? तो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ना। ये तो आप लोग जानते ही हैं, सबके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है हर रोग, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और क्या होता है कि गले एवं श्वसन मार्ग क्या होते हैं? सर्वाधिक। गले एवं श्वसन मार्ग सर्वाधिक क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? तो जीवाणु जनित
रोग। कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। कौन सा? तो नाम क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ना। और उसके बाद डिप्थीरी, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। ये क्या है? ये डिप्थीरिया के मतलब जो जीवाणु है उनका नाम है। ठीक है। ज्यादातर किस ऋतु में होता है? तो ज्यादातर शीत ऋतु में होता है। कब होता है? तो ज्यादातर शीत ऋतु में होता है। सब कुछ क्या है आप लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिए। छोटे बच्चों में होता है, शीत ऋतु में होता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, गले एवं श्वसन मार्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस जीवाणु क्या है? उसका नाम कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नाम है। ठीक है। आगे देखते हैं उद्भव काल। उद्भव काल 2 से 3 दिन। उद्भव काल कितने हैं? तो डिप्थीरिया के 2 से 3 दिन है। अब चलते हैं तपेदिक, क्षय रोग और किसके? टीबी, जिसको बोलते हैं तपेदिक बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, यक्ष्मा ना, इतने नामों से जाना जाता है। तपेदिक, क्षय रोग, टीबी, यक्ष्मा। इसके क्या है? इसके टीके लगते हैं जन्म के तुरंत बाद बच्चों को। इसके टीबी के टीके यानी तपेदिक के टीके लगते हैं जन्म के तुरंत बाद। कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर, ठीक समझ में आया कि तपेदिक जो क्षय रोग, टीबी, यक्ष्मा, ये 24 घंटे के भीतर, जन्म के तुरंत बाद क्या होता है? 24 घंटे के भीतर बच्चों को टीके इसके लगते हैं। और किस क्या है इसमें? इसे किस नाम से जानते हैं? तो मृत्यु का कप्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृत्यु का कप्तान कहते हैं। अगर देखा जाए कैप्टन और क्या है? ऑफ डेथ। ठीक, कैप्टन ऑफ डेथ। उसके आगे देखते हैं ट्यूबरकिल बैसिलस नामक जीवाणु। तो ट्यूबरकिल बैसिलस नामक जीवाणु क्या होता है? कि के कारण होता है, के कारण होता है। इसके बचाव के लिए कौन सा टीका लगता है? बचाव के लिए टीके कौन सा? बीसीजी। इसका फुल फॉर्म क्या है? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इसको देखते हैं। बैसिलस कोलमेट गुएरिन। ठीक, तो ये क्या है? ये हम लोगों ने तपेदिक के बारे में देखा, जिसे क्षय रोग, यक्ष्मा, टीबी इन सबके नाम से जानते हैं। और इसका टीका कब लगता है? जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर इसका टीका लगता है। इसे मृत्यु का कप्तान कहते हैं, यानी आप कैप्टन ऑफ डेथ कहते हैं। ठीक है। तो इतना आप लोगों ने समझा। इसके बचाव के लिए कौन से टीके लगते हैं? बीसीजी का टीका लगता है। कब? तो 1862 में सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने रोगियों के बलगम में देखा फेफड़े को क्या है? फेफड़े की तपेदिक को क्या कहते हैं? कि पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि कर्णफेर, जिसको बोलते हैं मम्प्स, और क्या बोलते हैं? गलसुआ बोलते हैं। कर्णफेर को क्या बोलते हैं? गलसुआ बोलते हैं, मम्प्स बोलते हैं ना। तो चलते देखते नेक्स्ट देखते हैं कर्णफेर, जिसको क्या बोलते हैं? मम्प्स। गलसुआ। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है? दूषित वायु द्वारा संक्रमित, दूषित वायु द्वारा संक्रमित
होने वाला एक रोग है, होने वाला रोग है, होने वाला रोग है कड़फेड़ या मम्प्स भी इसी को कहते हैं। और क्या इसमें और क्या पॉइंट हो सकता है कि ये किसमें होता है, तो बच्चों में ज्यादा होता है, इसमें बच्चों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इस रोग में क्या होता है, लार ग्रंथियों में सूजन, इस रोग में क्या होती है, लार ग्रंथियों में सूजन क्या होती है, सूजन आ जाती है तथा दर्द भी होता है। क्या होता है, दर्द होता है ना, दर्द भी होता है। और ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है और दर्द भी होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें मुख के एक हिस्से तथा कान में तीव्र वेदना होती है ना। इसमें कर्णपेड़ में क्या होता है, मुख में, और किसमें, मुख के एक हिस्से में और कान में क्या होती है कि तीव्र वेदना होती है। ये हम लोगों ने इसको देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि इन्फ्लुएंजा, चलिए इन्फ्लुएंजा को देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे कि यह फ्लू एक सामान्य रूप से फैलने वाला संक्रमण रोग है। तो यह फ्लू एक सामान्य रूप से फैलने वाला संक्रमण रोग है। कौन सा, इन्फ्लुएंजा ना, संक्रमण रोग है। इसमें देखेंगे यह एक जो किसमें इसके जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म जीवाणु से ये द्वारा यह फैलता है। इस रोगाणु क्या है को इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। और आगे देखेंगे जुकाम के बिगड़ जाने पर फ्लू बन जाता है। और इसमें रोगी को 102 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होता है, बुखार हो जाता है। ठीक, इतना बुखार हो जाता है। और क्या होता है, इसमें कोई भी रोग जो होते हैं उनसे बचने के लिए क्या होता है, विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं ना, विटामिन सी। तो आगे देखेंगे इसमें। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हमने इन्फ्लुएंजा के बारे में देखा। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे कि कुकुर खांसी या काली खांसी, कुकुर खांसी क्या बोलते हैं, काली खांसी। चलिए इसको देखते हैं, कुकुर खांसी को, काली खांसी को। ये क्या होता है, यह रोग साधारणतः कितना, 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में, 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में होता है। कितना, यह जो रोग है ये 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में होता है। कौन, यही कुकुर खांसी, काली खांसी बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रायः खसरा होने के बाद असावधानी रखने से यह रोग हो जाता है। प्रायः खसरा होने के बाद अगर आपने असावधानी रखी तो क्या हो जाएगा, कुकुर खांसी रोग हो जाएगा।
किसने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में यह रोग देखने को मिलता है। आगे देखेंगे इस रोग में क्या होगा। इस रोग में रुक रुक कर खांसी के दौरे पड़ते हैं। रुक कर खांसी के दौरे पड़ते हैं। उद्भव काल की बात करेंगे। उद्भव काल कितना है? 7 से 14 दिन। 7 से 14 दिन। सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रभावित जो अंग है वो क्या है? फेफड़े पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किस पर? फेफड़े पर ना। और इसके लिए क्या होता है? होमोफिट्स, पाटोसिस बैसिलस नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है क्या? तो ये हमने देखा कि क्या होता है? कुकुर खांसी। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने और क्या हम लोगों को देखना है कि खसरा में देखिए कुछ। खसरा में क्या होता है इसमें? तो खसरा जो होता है ये भी क्या है? बच्चों में फैलने वाला रोग है। किसमें? तो बच्चों में फैलने वाला रोग। नेक्स्ट नंबर क्या है? ये कैसा रोग है? तो संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। विषाणु, कौन से विषाणु? डर्मोटॉपिक वायरस बच्चों के गले में क्या होती है? श्लेष्मा। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, खसरा को। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों के रोग थे ना, कि जो रोग क्या होते हैं, कौन से टीके वगैरह, कुछ काफी हद तक हम लोगों ने देखा। अब चलिए देखते हैं कि जल के बारे में। जल का चैप्टर जो है आप लोगों ने होम मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है ना, कि जल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के अणुओं के मिलकर क्या होता है कि जल बना होता है। आप किसके? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के संयोग से जल बनता है। जैसे कि इसका रासायनिक फार्मूला H2O है। इतनी सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं। तो जल क्या है? अब कौन सा चैप्टर? जल देखेंगे। इसका रासायनिक फार्मूला क्या है? H2O। क्या है? तो ये यौगिक है। क्या है? यौगिक है। ठीक है, ये H2O कितने? हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु से बना है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बना है। और क्या होता है कि इसमें सबसे पहले इंग्लैंड के, किसमें? तो सबसे पहले इंग्लैंड के कैवेंडस ने, सबसे पहले इंग्लैंड के कैवेंडस ने क्या, ये क्या थे? ये रसायन शास्त्री थे। क्या थे? रसायन शास्त्री थे ना। ये क्या किए थे? यह खोजा था कि यह क्या है? यह कोई तत्व नहीं है, वरन यह क्या है? ऑक्सीजन। और क्या? वरन यह क्या है कि वरन यह हाइड्रोजन गैस के और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण से बनता है। और क्या है कि जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये सब जो होते हैं शुद्ध जल होते हैं। हमने क्या देखा? जल में प्रकृति की जो शुद्ध रूप से प्राप्त होता है,
अगर जो प्रकृति में जल प्राप्त होते हैं वो शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि वहां पृथ्वी पर आके वो क्या हो जाते हैं कि गंदे हो जाते हैं, और इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां जो होती हैं वह पृथ्वी पर आते आते हो जाती हैं। ये हम लोगों ने जल के बारे में देखा। अच्छा चलिए देखते हैं जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो 3 अवस्थाएं होती हैं। एक क्या होता है, द्रव होता है ना, ठोस होता है और गैस। तो जल की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। जल की 3 अवस्थाएं कौन सी, ठोस, द्रव, गैस। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। चलिए इसको देखते हैं। ठोस जो होता है, जल का ठोस रूप क्या कहलाता है, ये जो ठोस है इसका क्या है, इसका ठोस रूप जल का ये बर्फ कहलाता है। जल का ठोस रूप क्या कहलाता है, बर्फ कहलाता है। तो जल का ठोस रूप क्या कहलाता है, बर्फ कहलाता है। और यदि जल को ये तो हम लोग जानते ही है ना, हम लोगों ने पढ़ा भी है, यदि जल को कितना 0 अंश, कितना 0 अंश सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड के तापमान, या कह सकते हैं के तापमान, यदि जल को 0 अंश सेंटीग्रेड के तापमान पर लाया जाता है तो क्या होगा कि लाया जाता है तो जल जो है वो ठोस रूप ले लेता है। जल ठोस रूप ले लेता है। तो हमने क्या समझा, यदि जल को 0 अंश सेंटीग्रेड के तापमान पर लाया जाता है तो जल जो है वो ठोस रूप ले लेता है। चलिए यहीं पर देखते हैं द्रव की बात। जो द्रव में हम लोग देखेंगे, ये तो जल हो गया। द्रव में क्या देखेंगे, द्रव कैसे बनता है, तो इसको देखेंगे। द्रव जल की कैसी अवस्था है, तो द्रव जल की पहली अवस्था है। जल की पहली अवस्था है। इस रूप में तो जल रहता ही है ना, इस रूप में तो जल रहता ही है। इसी को या तो आप ठोस बनाते हैं, या तो आप क्या बनाते हैं, या तो आप जो है गैस बनाते हैं। तो द्रव जल की पहली अवस्था है। द्रव के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है, नहाने में, कपड़ा धुलने में, खाने में, पानी पीने में, खाना बनाने में, सब में क्या है, सब में क्या होता है कि द्रव जल की पहली अवस्था है, सबसे ज्यादा प्रयोग इसी रूप में किया जाता है। 3rd नंबर पर देखेंगे क्या, गैस। गैस के लिए क्या है, 1 ग्राम जल को 1 ग्राम जल को कितने 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प से क्या है परिवर्तित करने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। यानी जब तापमान कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो क्या होगा, तो पानी वाष्प बन जाता है। 0 अंश पे बर्फ बन जाएगा, 100 पे पानी होगा तो पानी जो होता है वह वाष्प बन जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये तो जल की अवस्थाएं हो गई। जल किससे मिलकर बना है, या कह सकते जल का संगठन, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। और किसने सबसे पहले खोजा था ना, कि जल जो है वो क्या है, एक तत्व नहीं है, वो क्या है, ये कि यौगिक है। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने जल के बारे में जानी। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जल की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो जल की प्राप्ति अगर की बात की जाए तो ये कहाँ से होती है, एक पृथ्वी पर बहता जल, और दूसरा क्या है, शोषित जल, जो कि पृथ्वी के अंदर से सोखा हुआ है, पृथ्वी के अंदर है, वही क्या है, शोषित जल कहलाता है। चलिए देखते हैं पृथ्वी पर बहता जल ये कौन से हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं, नदी, तालाब, 3rd नंबर पर झील, 4थे पर समुद्र, ये आते हैं। अच्छा, शोषित जल की बात करेंगे तो जो पृथ्वी के अंदर है,
पृथ्वी के अंदर है। कौन कौन से हैं इसमें? क्या है कि कह सकते हैं कुआं, कुआं और क्या? झरना। ये सब पृथ्वी के क्या है? अंदर है। कुआं, झरना। पृथ्वी पर बहता जल, ये हम लोगों ने देखा। जल की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है, ये हम लोगों ने समझा। अब चलिए जल की विशेषताएं देखते हैं। जल की विशेषताएं, तो जल जो होता है सब जो है होम मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है, इसीलिए क्या है थोड़ा सा इसको तेजी से लेके चलते हैं ना। जल की विशेषताएं जो है ये कैसी हैं? रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। क्या है जल की विशेषताएं? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और शुद्ध जल क्या होते हैं? शुद्ध जल जो होंगे, शुद्ध जल कैसे होंगे? पारदर्शी होंगे। कैसे होंगे? पारदर्शी। क्या होगी? शुद्ध जल पारदर्शी होंगे। इसमें चमक होती है, स्वच्छ जो होता है ना। जल का पीएच, जल का पीएच मान कितना है? 7, अर्थात कैसा? अर्थात क्षारीय, क्षारीय प्रकृति का है ना। रसायन क्या है? निर्धारित मात्रा, रसायन निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होते। आगे देखेंगे। जल हम लोगों ने इतना देखा। ये जल जो है अम्लीय नहीं होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। जो जल होगा वो कैसा होगा? कि मृदु होगा। कैसा? मृदु होगा। मृदु होगा ना, वही शुद्ध बनेगा। जो मृदु जल होगा वही शुद्ध बनेगा, शुद्ध बनेगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं जितने स्वच्छ जल की विशेषताएं हैं वो मृदु जल की विशेषताएं हैं। उसका अपोजिट जो चीजें मृदु जल में रहेंगी वही वही अशुद्ध जल में यानी कठोर जल में होंगी। जैसे कि शुद्ध जल में क्या होते हैं? अगर आप कपड़े धुलते हैं वो झाग ज्यादा फेंकेगा ना, साबुन कम यूज करना पड़ेगा। लेकिन अशुद्ध जल में अगर आप क्या करते हैं कि कपड़े धुलते हैं तो झाग जो है वो कम फेंकेगा। तो क्या है? उसमें साबुन का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो और शुद्ध जल में भी आप कह सकते हैं, मृदु जल में भी बहुत से क्या हो सकते हैं कि मतलब यूज देखेंगे कि अगर उसको जैसे कि आप देखते होंगे जो अशुद्ध जल यानी कठोर जल होते हैं उसको रखते हैं, उसमें नीचे जो होता है पानी में कुछ जम जाता है। तो दोनों देखेंगे कौन शुद्ध जल है कौन सा अशुद्ध जल। तो पहले देखेंगे मृदु जल, मृदु जल और यहाँ पर कठोर जल। मृदु जल, कठोर जल। मृदु जल जितनी शुद्ध जल की विशेषताएं हैं सब इसके अंतर्गत आती हैं। एक एक करके देखेंगे। ये क्या होता है? रंगहीन होगा, गंधहीन, गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन होता है ना। तो शुद्ध जल यही तो होता है कि ये शुद्ध जल है। तो इसमें क्या होगा? अगर आप बात करेंगे तो कैसा होगा? शुद्ध जल होगा। इसमें हमने क्या कहा? ये पारदर्शी होता है। यही तो हमने पढ़ा ना, साबुन के साथ झाग आसानी से देगा। साबुन का यूज कम करना पड़ेगा। इसका अपोजिट इसमें कर दीजिए। ये कैसा होगा? अशुद्ध जल होगा। कैसा होगा कि इसमें गंध होगी ना, अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा। और साबुन के साथ झाग नहीं देगा। साबुन के साथ क्या करेगा? झाग नहीं देगा। तो आप लोग को मृदु जल और कठोर जल के बारे में पता चल गया होगा ना। शुद्ध जल क्या होता है कि आप कह सकते हैं मृदु जल, और अशुद्ध जल क्या है? कठोर जल। तो वो क्या पढ़ना है अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? जल की अशुद्धियां। जल की
अशुद्धियां। जल की अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है घुलने वाली और एक होती है क्या? न घुलने वाली। एक क्या होती है कि घुलने वाली और दूसरी क्या है? ना घुलने वाली, ना घुलने वाली। ये 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं जो किसमें होती हैं? जल में। चलिए देखते हैं। जो दोनों के 2-2 भाग हैं, 2-2 पार्ट हैं। एक इसमें भी 2 हो गए और इसमें भी 2 हैं। इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक हैं और इसमें गैस और ठोस है। तो गैस और ठोस, जाहिर सी बात है कि जो घुलने वाली हैं तो इसमें क्या होगी कि ये क्या होती हैं कि ये दोनों घुल जाती हैं। अब इसमें गैस में देखेंगे क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस रूप में घुलित होती हैं, ऑक्साइड। दूसरे नंबर पर क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तीसरे नंबर पर क्या है? वनस्पति तथा पशुओं के घुलित पदार्थ, पशुओं के घुलित पदार्थ। ये गैस रूप में है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, वनस्पति तथा पशुओं के घुलित पदार्थ। चलिए अब ये क्या हम लोग देखेंगे ठोस रूप में। इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो अकार्बनिक कैल्शियम, अकार्बनिक कैल्शियम। इसमें कौन कौन सी होती हैं? अकार्बनिक कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तीसरे नंबर पर क्या होती हैं? क्लोराइड्स, क्लोराइड्स। चौथे नंबर पर नाइट्रेट सल्फेट, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स। फिर क्या है? सीसा। फिर क्या है? खड़िया। ये सब ठोस रूप में होती हैं लेकिन क्या होती हैं? घुली हुई होती हैं। न घुलने वाले में देखेंगे, एक हमने क्या समझा कि हम लोगों को क्या पढ़ना है? 2 होती हैं, एक कार्बनिक होती है, दूसरा क्या होती है? अकार्बनिक। कार्बनिक में देखेंगे तो उसमें क्या होती है? पशुओं व वनस्पति के, पशुओं व वनस्पति के, पशुओं व वनस्पति के कण व रोगों के अणु, रोगों के अणु। ये कार्बनिक रूप में होते हैं जो कि जल में होती है। अब अकार्बनिक रूप में देखेंगे, इसमें क्या होता है? लोहा, मिट्टी, कीचड़, आदि। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये जल की अशुद्धियां होती हैं 2 प्रकार की, एक घुलने वाली, दूसरी न घुलने वाली। घुलने वाली 2 होती हैं, गैस ठोस, और न घुलने वाली होती है कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में पशुओं व वनस्पति के कण व रोगों के अणु और अकार्बनिक में लोहा, मिट्टी, कीचड़, ये सब आते हैं। अब हम लोग देखेंगे शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर। जो शुद्ध जल होते हैं वो तो हम लोग जानते ही हैं, हमने इतना तो समझ ही लिया कि मृदु जल होते हैं वो क्या होते हैं? शुद्ध जल होते हैं। जो कठोर जल होते हैं वो क्या होते हैं? अशुद्ध जल होते हैं। तो एक बार तो सारी चीजें तो हम लोग जानते ही हैं कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर। चलिए देखते हैं कि ये शुद्ध जल और अशुद्ध जल की बात हो गई। शुद्ध जल, अशुद्ध जल। तो जो शुद्ध जल में इसमें क्या क्या आते हैं? ये क्या होगा? ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। क्या? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। कौन सा? शुद्ध जल। शुद्ध जल जो होता है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि शुद्ध जल जो होगा वो कैसा होगा? तो स्वास्थ्यवर्धक होगा, शुद्ध जल की उपस्थिति में, शुद्ध जल की उपस्थिति में कोई भी साबुन क्या होगा? झाग अधिक देगा,
अधिक देगा। ये शुद्ध जल की बात हो गई। अब चलिए अशुद्ध जल की बात करते हैं। इसका क्या है, पूरा अपोजिट, यानी इसमें क्या होगी कि गंध होगी ना, गंध होगी ना, इसमें कलर भी रहेगा अलग टाइप का इसका। और क्या होता है, अशुद्ध जल में किसी भी प्रकार की गंध हो सकती है ना। रंग कैसा हो सकता है, रंग मटमैला होगा, मटमैला हो सकता है। और ये तो अपारदर्शी होते हैं ना, लेकिन क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं ये शुद्ध जल। ये क्या हो जाएंगे, अशुद्ध जल अपारदर्शी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपारदर्शी। और क्या होता है कि इसका इतना हम लोगों ने देखा, अशुद्ध जल जो होता है वो ये क्या होता है, स्वास्थ्य वर्धक नहीं होती, स्वास्थ्य वर्धक नहीं होती है। और क्या होती है, साबुन के साथ झाग कम देगी, साबुन के साथ झाग कम देगी। अब हम लोगों ने शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर देखा। मृदु जल और कठोर जल में अंतर देखेंगे। मृदु जल हम लोग जानते ही हैं, कठोर जल भी हम लोग जानते हैं, तो अंतर देखने की कोई बात ही नहीं होती। उसमें क्या होगा, सेम जो शुद्ध जल है वही आप समझ लीजिए कि शुद्ध जल क्या हो गया, शुद्ध जल को आप रख लीजिए मृदु जल, और अशुद्ध जल को आप क्या कर लीजिए कि कठोर जल में ही रख लीजिए। ठीक, अब आगे इसमें देखते हैं कि कठोर जल कितने होते हैं, जो कि ये पढ़ने वाली चीजें होती हैं कि कठोर जल कितने होते हैं, दो होते हैं। एक क्या होता है, अस्थायी कठोर होता है, दूसरा अस्थायी कठोर। कठोर जल अस्थायी कठोर और क्या, अस्थायी कठोर, अस्थायी कठोर। चलिए इसको देखते हैं। जो अस्थायी कठोर होता है, इसका अर्थ होता है क्या, कि इसका अर्थ होता है कि अगर आप उपचार करेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं कि इसको शुद्ध कर सकते हैं ना। लेकिन इसमें क्या होती है, कठोर जल में इसमें बहुत सारे प्रोसेस करने होते हैं। अब अस्थायी कठोर में हम क्या समझेंगे कि इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि अगर उपचार करेंगे तो, अगर उपचार करेंगे तो क्या है कि तो किसको, कि इसको कठोरता हट जाएगी, कठोरता हट जाएगी। अगर उपचार करेंगे तो कठोरता हट जाएगी। किसका अर्थ है, अस्थायी कठोर जल की, कि अगर उपचार करेंगे तो कठोरता हट जाएगी। इसमें क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और क्या होता है कि बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, ये बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। हमने क्या समझा कि अस्थायी कठोर क्या होता है, कठोर जल दो होते हैं, एक अस्थायी कठोर होता है, एक अस्थायी कठोर होता है। कि अगर आप उपचार करेंगे तो इसकी कठोरता अस्थायी कठोरता की हट जाएगी। लेकिन ये क्या होगा, ये आसानी से नहीं हटता। ये क्या होगा कि आसानी से नहीं हटता है, ये आसानी से नहीं हटता है। अस्थायी कठोर जल में क्या होगा, अस्थायी कठोर जल में, कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्या पाया जाता है, क्लोराइड्स, क्लोराइड्स पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, हमने क्या समझा, अस्थायी कठोर में ये आसानी से नहीं हटता है। अस्थायी कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्या, क्लोराइड्स पाए जाते हैं। ये हम लोगों ने समझा। ठीक, अब कठोरता को दूर करने के उपाय, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसको देखते हैं, कठोरता के दूर करने के उपाय। कठोरता को दूर करने के उपाय, चलिए देखते हैं क्या है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय और अस्थायी, अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय।
अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। तो ये हम लोगों को दोनों को क्या है कि पढ़ना है। चलिए देखते हैं एक एक करके कि अस्थायी कठोरता को इसमें क्या करते हैं कि कठोरता को दूर करने के लिए, कठोरता को दूर करने के लिए, कठोरता को दूर करने के लिए उसमें क्या, कपड़े धोने का सोडा अर्थात क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या है कि कुछ मात्रा मिलाई जाती है, कुछ मात्रा मिलाई जाती है। चलिए इसमें पॉइंट 1 क्या देखते हैं, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसको क्या करेंगे, उबालना पड़ेगा, उबालना पड़ता है। और उबालने के लिए आप लोग जानते ही हैं कि उबालने के लिए अगर जब उबालते हैं तो जल में या उबालने से जल में क्या, उबालने से जल में विद्यमान कैल्शियम, उबालने से जल में विद्यमान कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्रमशः बाइकार्बोनेट क्रमशः क्या हो जाता है, क्रमशः कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। और क्या करते हैं दूसरे नंबर पर, जल में चूना मिलाना, जल में चूना मिलाना। चलिए एक बार देखते हैं इसको कि हमने क्या समझा। ये हमने क्या समझा कि जो अस्थायी कठोरता है इसको दूर करने के लिए क्या करना है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसमें कपड़े धोने का सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। इसमें उबालना पड़ता है, उबालेंगे अस्थायी कठोरता, क्योंकि इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जब आप इसको उबालेंगे पानी को, और आप जानते ही होंगे कोई अगर बीमार होता है तो डॉक्टर तुरंत कहते हैं कि आप क्या करिए, पानी उबाल के पीजिए ना, सबसे अच्छा है, घरेलू विधि है मतलब जल को शुद्ध करने की। उबालने से जल में विद्यमान कैल्शियम तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्रमशः कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब इसमें जल में चूना भी मिलाया जाता है, तो ये इतना देखा। अब आगे देखते हैं, तो इसमें 2 पॉइंट हो गया था। इसमें देखते हैं, इसमें शीघ्र ही घुलित लवण रासायनिक, इसमें शीघ्र ही घुलित लवण रासायनिक, इसमें शीघ्र ही घुलित लवण रासायनिक अभिक्रिया करके अवक्षेपित हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, जिन्हें छान कर अलग किया जाता है। अब चलिए यहीं पर देख लेते हैं अवक्षेपण का अर्थ। ये अवक्षेपण का अर्थ क्या होता है, तो ये क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ का बनना क्या कहलाता है, बनना ही अवक्षेपण कहलाता है। हमने क्या समझा कि इसमें अस्थायी कठोरता में शीघ्र ही घुलित लवण रासायनिक अभिक्रिया करके अवक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग किया जाता है। अवक्षेपण होता क्या है, किसी ठोस पदार्थ का बनना, मतलब जो घुलित है उसको क्या करते हैं, ठोस पदार्थ में बनाकर उसको छान लेते हैं। ठीक, यही काम होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि
कि इसमें क्या क्या मिला सकते हैं, चूना मिला सकते हैं, चूना तथा क्या है, सोडा मिलाना। तीसरे नंबर पर चूना तथा सोडा मिलाना। फिर उसके बाद क्या है कि ये पर्ट्यूसिस विधि, पर्ट्यूसिस विधि, ये पर्ट्यूसिस विधि के द्वारा क्या होता है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। पर्ट्यूसिस विधि यह क्या है, यह एक लवण है जिसे, यह एक लवण है जिसे क्या करना है, जिसे जियोलाइट, जिसे जियोलाइट कहते हैं। यह एक लवण है जिसे जियोलाइट कहते हैं। यह लवण वास्तव में, यह लवण वास्तव में सोडियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, सिलिकेट होता है। तो हमने क्या समझा कि पर्ट्यूसिस विधि क्या है, यह एक लवण है जिसे, पर्ट्यूसिस क्या है, एक लवण है ना, जिसे जियोलाइट कहते हैं। इसको पर्ट्यूसिस को क्या बोलते हैं, जियोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जियोलाइट कहते हैं। यह लवण वास्तव में सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। तो ये हम लोगों ने इसको देखा। अच्छा, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि को क्या कहते हैं, कैलगॉन मेथड कहते हैं। मतलब इसकी जो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि को क्या कहा जाता है, कैलगॉन मेथड कहते हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे ही। अब चलते देखते हैं जल को शुद्ध करने की विधि। जल को शुद्ध करने की विधि, जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो इसमें क्या होती है, 3 विधि, इसको देखेंगे कौन कौन सी हैं। पहला क्या है, भौतिक विधि, भौतिक विधि। दूसरा क्या है, रासायनिक, रासायनिक। तीसरे नंबर पर क्या है, यांत्रिक। यांत्रिक विधि में हम लोग जानते हैं क्या करते हैं कि फिल्टर बैंड मेथड इसे कहते हैं। इस यांत्रिक को क्या कहते हैं, फिल्टर बैंड मेथड, मेथड कहते हैं। 4 घड़ों का यूज किया जाता है। अब तो क्या हो गया है, अब तो फिल्टर घर में लग गया है जल को शुद्ध करने के। तो यांत्रिक विधि में फिल्टर बैंड, यांत्रिक विधि को क्या कहते हैं, फिल्टर बैंड मेथड कहते हैं। और फिल्टर बैंड मेथड जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 4 घड़ों का मेथड भी, इसे फिल्टर बैंड मेथड को क्या कह सकते हैं, 4 घड़ों का मेथड कहा जाता है। 4 घड़ों का मेथड, मेथड कहा जाता है। चलिए इसको हमने देखा। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या करते हैं। ये तो रासायनिक से नाम समझ में आता है कि क्या होगा, रसायन का यूज होगा। इसमें क्या होगा, रसायन का यूज होगा। इसमें किस चीज का यूज करते हैं, तो तूतिया, और किसका कि लाल दवा, और किसका कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर का यूज करके क्या करते हैं कि जल को शुद्ध किया जाता है ना। हमने क्या देखा कि रासायनिक विधि में रसायन का यूज तूतिया, लाल दवा, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर और क्या, इन सब का यूज करके जल को शुद्ध किया जाता है। भौतिक विधि की बात करेंगे तो इसमें 3 विधि है। उबालना है, दूसरे नंबर पर आसवन है, आसवन, तीसरे नंबर पर है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। ये 3 विधि इसके अंतर्गत आती हैं। उबालना, आसवन विधि, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ये 3 विधि इसमें आती हैं। इसमें रसायन का यूज करते हैं, तूतिया, लाल दवा, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। यांत्रिक में फिल्टर बैंड मेथड इसे कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही 4 घड़ों का मेथड भी कहा जाता है। चलिए एक देखते हैं, उबालना। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये कैसी विधि है, घरेलू विधि है। कैसी, तो घरेलू विधि है ना, ये सर्वोत्तम विधि है, घरेलू विधि। आसवन की बात करेंगे तो आसवन विधि में इसमें समझते हैं थोड़ा सा, देखिए फिगर के द्वारा समझेंगे आसवन विधि को तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं ना, बर्तन को क्या करते हैं, नीचे से इस तरीके से आग देते हैं। ये आग है, ये क्या है, बर्तन है।
बर्तन में क्या किया, हमने पानी भर दिया। ठीक है, बर्तन में हमने पानी भर दिया। ये हमने एक बर्तन लिया, बर्तन को नीचे से आग पे रख दिया। ठीक, और बर्तन में क्या किया कि बर्तन में आग पे पानी चढ़ा दिया। इसे 100 डिग्री कितने पर, तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या किया, हमने गर्म किया। अब ये क्या, यहाँ पर जब टेम्परेचर पर गर्म किया, जिससे वह क्या है, वाष्प बनकर उड़ता है। लेकिन उसे यहाँ पर वाष्प बनकर उड़ने के लिए ऐसे नहीं छोड़ देंगे ना, ये बर्तन है, इसे ऐसे नहीं छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक पाइप लगाएंगे, एक पाइप लाएंगे, और यहाँ पर एक पाइप लगाने के बाद उसके बाद ये नली है, आप कह सकते हैं नली है, और यहाँ पर हीट दे रहे हैं 100 डिग्री पे, पानी को खौल रहा है, वाष्प बन रहा है, इस नली से जा रहा है और यहाँ पर बर्तन में इकट्ठा कर रहे हैं ना। तो इसी के क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं ना। जोड़ देते हैं यानी पानी, एक नली जोड़कर मतलब पानी को इकट्ठा करते हैं, ये आसवन विधि है। एक बार फिर समझिए, ये बर्तन लिया, बर्तन को क्या हुआ, हम लोगों ने 100 डिग्री पर क्या हुआ कि गर्म किया। अब जब इतना खूब पानी खौल रहा है और वो क्या हो रहा है, वाष्प बन रहा है, यहाँ पर एक हम लोगों ने पाइप जोड़ दी। पाइप के द्वारा ऐसे ही उसको हवा में नहीं छोड़ देंगे, एक बर्तन यहाँ पर लेंगे, वो खौल के सारा पानी क्या होता है, इसमें वाष्प के द्वारा क्या होता है, जाके शुद्ध पानी आप कह सकते हैं इकट्ठा हो जा रहा है। इसी को आसवन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, आसवन विधि। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा। अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा हम लोग जानते ही हैं कि इससे क्या होती है कि अशुद्धियों को, जल की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, ये हम लोग जानते हैं। रासायनिक में क्या देखेंगे कि लाल दवा, पहला लाल दवा, दूसरा क्या है, तूतिया, तूतिया, तीसरे नंबर पर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब है ना। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इसी को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। किसको, लाल दवा को क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं ना, कहते हैं। और इसी को क्या है, KMNO4, KMNO4 कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है, सूत्र है, या कह सकते हैं इसका फार्मूला है। तूतिया को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, या नीला थोथा के नाम से जानते हैं। इस नाम से, नीला थोथा के नाम से इसे जाना जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, CuSO4। ठीक है, तूतिया को कॉपर सल्फेट कहा जाता है, नीला थोथा के नाम से जानते हैं, इसी को CuSO4 कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। और इसी को CaClO2 कहा जाता है। इसको एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, CaClO2 कहते हैं ना। तो ये हम लोगों ने समझा, लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4, और तूतिया को कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, CuSO4, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaClO2 इसको कहते हैं ना। अब आगे हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरीन को, क्लोरीन Cl ये कहा जाता है। उसके बाद एक जो है, अगर देखें तो एक फल है जिसके द्वारा क्या होता है कि जल को शुद्ध किया जाता है, और उस फल को क्या बोलते हैं, निर्मली फल। क्या बोलते हैं, निर्मली फल। ये कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। ये भी क्या किया जाता है, जल को शुद्ध करने में यूज किया जाता है, शुद्ध करने में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा। अच्छा, जल की अशुद्धता को मापने के लिए क्या होना चाहिए, जिससे पता चल सके, तो BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ना, इसका फुल फॉर्म क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल की अशुद्धि का पता लगाता है। क्या, BOD जल की अशुद्धि का पता लगाता है। क्या है कि कह सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। निर्मली फल क्या है, ये एक बैगनी कलर का फल होता है जो जल को शुद्ध करने में यूज किया जाता है। अब हम लोगों को एक विधि और पढ़नी है, जो क्या होता है, 4 घड़ों का मेथड। यांत्रिक साधन, ये यांत्रिक में आता है, यांत्रिक साधन। मान लीजिए ये हमने घड़ा बनाया, एक घड़ा हो गया ना। उसके बाद क्या है, इसको
ऐसे। फिर यहाँ पर दूसरा घड़ा बनाया ना, ये दूसरा घड़ा हो गया मान लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये तीसरा घड़ा है। तो ये कितने, 4 घड़े हो गए। कितने हो गए, 4 घड़े हो गए। यांत्रिक साधन के अंतर्गत आता है। हमने ये समझा था कि फिल्टर बैंड द्वारा जल को छानना। क्या, फिल्टर बैंड द्वारा जल को छानना, फिल्टर बैंड द्वारा जल को छानना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये क्या है, इसमें गंदा पानी होता है, गंदा पानी। फिर क्या होगा, इसमें कोयले का चूरा, इसको छानेंगे। फिर क्या आएगा, कंकड़, वो भी किसका, बालू का। फिर इसमें क्या आएगा, शुद्ध जल आएगा। मतलब इतने सारे प्रोसेस करेंगे। इन 4 घड़ों के द्वारा जल को छानने की विधियां है। ये 4 घड़ों का यूज करके क्या किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है। ये घरेलू विधि है। पहले यहाँ से गंदा पानी निकला तो इसमें जो मतलब क्या है कि कोयले का चूरा भर देंगे ना, फिर वहां से छनेगा। फिर इसमें क्या करेंगे, कंकड़ बालू ये सब भर देंगे, जिससे जो गंदगियां होंगी वो फंसती जाएंगी उसी में ना। फिर उसके बाद क्या है कि आपको शुद्ध जल जो होता है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके 4 घड़ों द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। तो हम लोगों ने यांत्रिक विधि द्वारा देखा। लाल दवा का क्या नाम है, हम लोगों ने मृदु जल देखा, कठोर जल देखा, मृदु जल क्या होता है, स्वच्छ जल क्या होते हैं ना, ये सब हम लोगों ने देखा। तो जो आज ये जल का चैप्टर था वो भी कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने रोग के कई चैप्टर देखे, जो अशुद्ध वायु से, अशुद्ध भोजन से, ये सबसे कौन से रोग होते हैं, क्या होता है कि मतलब कौन से उसके जीवाणु का, विषाणु का नाम क्या है। तो हम लोगों ने काफी चीजें आज की समझी थी। अब मिलते हैं कल। यही मतलब क्या है, इसकी 2-3 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।